हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एक नया टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि कितने लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोगों को किसी के लॉज पता होते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि उस टॉपिक के अंदर हम लोगों को चलना कैसे है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी बार बार और किस तरीके से हम लोगों को उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। देखो, रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों ने मेनली दो लॉज देखे थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो इसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी यही लॉ होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, इसमें हमारे पास होगी इंसिडेंट रे जो सोर्स से आई है, हमारे पास डायरेक्टली सोर्स से आई है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर टकरा के सोर्स से जो लाइट आई है। ठीक है ना, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है। तो हमारे पास लाइट आई जो कि इंसिडेंट रे हो गई। इसके बाद इसमें रिफ्रैक्शन नाम का फिनोमेना होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता था तो इसलिए वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे थी। इधर हमारे पास होगी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही क्या कहते हैं, प्लेन पर लाई करेंगे। अब किस तरीके से, ये हम लोग को देखना होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये बेसिक लॉ जो कि उसके अंदर भी था। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या है, इंसिडेंट रे, मैं इधर लिख देता हूँ इंसिडेंट रे। देखो, मैं थोड़ा नोट्स के टाइप में लिखूंगा, अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो आप लोगों को इसको एक एग्जैक्टली एक गुड मैनर में लिखना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक नंबर मिल सके, क्योंकि 1 मार्क के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये तीन है हमारे पास। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, मैं इन तीनों के बारे में अब आगे लिख देता हूँ, इन तीनों और जो हमारे पास रेज हो गई। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आई किस तरीके से, देखो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। मान लेते हैं हमारे पास एक बीच में इंटरफेस आ गया। ठीक है, इस इंटरफेस के इधर हमारे पास एक मीडियम है और इधर दूसरा मीडियम है। एक मीडियम मान लेते हैं हमारे पास इधर एयर है, इधर हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो दो मीडियम हो गए। मतलब क्या हुआ, लाइट हमारे पास आई। पहले हम लोग यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक मान लेते हैं नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है, मैंने इसलिए इसको एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ से हमारे पास लाइट आई इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, आई। ठीक है, अब लाइट आएगी, अब लाइट को जाना तो इस तरीके से था, लेकिन थोड़ा सा इसकी तरफ बैंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास ये रेड लाइन से क्या है, हमारे पास ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब ऐसा ऐसी जगह, ऐसा पार्ट जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। दो मीडियम कौन से, एक एयर है और एक वाटर है। दो अलग अलग मीडियम है ना, जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है। तो एक इसी लाइन को, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस है। और ये ब्लैक वाली क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल टू द इंटरफेस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। नॉर्मल मैंने बोला, जैसे कि बताया आपको पहले भी, कि इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा। और ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर अब आगे इसका रिफ्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। एक ही प्लेन मतलब जैसे कि मैंने पेपर पे ड्रॉ कर रहा था, देख सकते हैं ना आप, एक ही पेपर पे ड्रॉ हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई लाइन ऐसे जा रही है पेपर से बाहर या पेपर से अंदर होते हुए जा रही है, नहीं ना, एक ही प्लेन पर आ रहे हैं ना। तो इसी लॉ को हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो बेसिक लॉ जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में भी देखा था। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इंटरफेस से। द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या कहता है, तो हम लोग इधर शॉर्ट में लिख देते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सबकी सब लाइन जितने भी हैं हमारे पास, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास हो गया। देखो, इसको अच्छी तरीके से समझाया मैंने आपको, इधर है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि एग्जैक्टली था क्या इस लॉ में। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं आगे जो हमारे पास मेन लॉज आने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है स्नेल्स लॉ।
देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ, 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट टेस्ट में पूछा जा सकता है, आपको ओरली पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, बढ़िया लॉ है और इतना इम्पॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा। तो स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। देखो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, एक कंपैरिजन, एक टाइप का रेशो होता है, ठीक है। तो दो हैं हमारे पास, दो वैल्यूज़ होंगी, उन दो वैल्यूज़ का क्या है इसके अंदर रेशो है। रेशो देखो कैसे है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो इंसिडेंस लाइट आई है, इंसिडेंट रे जो है हमारे पास, तो वो एक एंगल बनाती है, जैसे कि इधर देख सकते हैं आप लोग, ये एक एंगल बना रही है ना इसके साथ, नॉर्मल के साथ। देखो इंटरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल नहीं होगा, एंगल होगा नॉर्मल के साथ जो बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ इसमें एक एंगल बन रहा है, और ऐसे रिफ्रैक्टेड रे भी एक नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में देखा था। सिमिलरली इधर भी एक एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में। तो इन्हीं एंगल्स का साइन, देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गया, अगर आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आता है तो थोड़ा सा आपके लिए ये ईजी पड़ेगा समझना, ठीक है। तो मैं इधर डायरेक्टली बताऊंगा क्योंकि यहाँ मैथ्स की क्लास नहीं है, हम लोग सब इसे डायरेक्टली समझेंगे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यही इसका स्नेल्स लॉ होता है, यही है बेसिकली स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, मैं इधर देखो आपको सीधे फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्नेल्स लॉ है क्या। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो साइन SIN से इसको लिखते हैं साइन को, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने आई, स्मॉल लेटर आई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर स्मॉल लेटर आई हो जाएगा और इधर हमारे पास ये स्मॉल लेटर आर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का जो रेशो होगा एक लाइट के लिए, देखो अब इसकी कुछ कंडीशन भी हो, कंडीशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो लाइट है उस लाइट का कलर, उस लाइट का कलर और वो जिस मीडियम में जा रहा है, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। नहीं आया समझ में, देखो अब मैं एक बार इसको अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, ये दोनों का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, बस कांस्टेंट होगा। अब कब कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा तब जब एक जो लाइट है हमारे पास, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट आई, ठीक है, और एक पर्टिकुलर मीडियम में गई, अब वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक रेड कलर की लाइट आती है, ठीक है, रेड कलर की लाइट आई, एयर से वाटर के अंदर गई, तो ये जो रेड कलर की लाइट हमेशा आई है, एयर से वाटर के अंदर जाएगी, ये हमेशा इसी एंगल पर आएगी एयर के अंदर और उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। मतलब मान लेते हैं 45 डिग्री के एंगल पर आई और 45 से ही वापस चली, मतलब जिस एंगल से आई और जिस एंगल से वापस जाती है, देखो 45 से आएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मीडियम यहाँ चेंज हो रहा है तो कम एंगल से जाएगी, लेकिन जो रेशो होगा, इसका जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं कि किसी लाइट का रेशो 2 आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, रेड कलर की लाइट का जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आ रहा है वो हमेशा एक्स आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा वो एक्स ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि अब लाइट दोबारा से रेड ही कलर की आई है लेकिन अब बदल गया रेशो, नहीं, वो हमेशा एक्स ही रहेगा जब तक मीडियम सेम रहेंगे। मीडियम कैसे, जैसे कि एयर और वाटर है, अगर मैं वाटर की जगह ग्लास कर दूं फिर ये वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन कांस्टेंट कब तक रहेगी, जब मीडियम भी सेम है और जब लाइट का कलर भी सेम है। तो ये हमारे पास इधर कंडीशन होगी, तो लाइट का कलर और मीडियम दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, मीडियम सेम हो। तो ये दोनों कंडीशन है हमारे पास, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ भी एक अच्छा लॉ है जिसको हम लोगों को समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से, ठीक है। देखो ये 2 लॉ और आने वाले हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा और एक आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ये दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
तो देखिए फ्रेंड, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक टाइप का, वो भी एक रेशो ही है, लेकिन एक सिंपल भी है, आपको समझ में भी आएगा और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो देखो रेशो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का एक दूसरे मीडियम में, मतलब लाइट की स्पीड को मीडियम्स के अंदर कंपेयर करेंगे। अब मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू इसको समझाता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा लेटर स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल लेटर एन से, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। मैं इस तरीके से लिखूंगा, या स्पीड भी लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये फर्स्ट मीडियम में हमारे पास स्पीड किसकी है, लाइट की। फर्स्ट मीडियम कोई सा भी, जैसे कि एयर ले लो, वाटर ले लो, एक मीडियम लेना है हम लोग को, ठीक है। फिर ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहाँ पे हम लोग को दूसरा मीडियम लेना पड़ेगा, जैसे मैंने है इधर अगर एयर ले लिया तो इधर मेरे को कोई और मीडियम लेना पड़ेगा, वाटर ले लेता हूँ या ग्लास ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी मीडियम। तो ये ही जो रेशो है, ये जो रेशो बनता है, इस रेशो को ही हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो समझते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या। अब ये क्यों हम लोग इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, या इससे फ़र्क क्या पड़ता है। देखो पहले मीडियम में जैसे कि हम लोगों ने बोला, पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो कुछ और होगी, ठीक है ना। आई लाइट स्पीड से आई, तेज़ स्पीड से आती है। एयर और वाटर दो अलग अलग मीडियम, पहला मीडियम मान लेते मेरा एयर है, दूसरा मीडियम मेरा वाटर है, ठीक है। पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ होगी, वेलोसिटी कुछ होगी, दूसरे मीडियम में जाके इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी, ठीक है। अब क्यों होगी वो हम लोग को थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मीडियम में स्पीड ज़्यादा थी, दूसरे में कम हो गई, ये बोल सकते हैं स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। अब उस स्पीड के चेंज होने की वजह से ये रेशो में भी चेंज आ जाएगा। हो सकता है ये रेशो कम निकले, हो सकता है ये रेशो ज़्यादा निकले। अब वो डिपेंड करता है कि सेकंड मीडियम में स्पीड कम है या ज़्यादा है। अगर सेकंड मीडियम में स्पीड ज़्यादा हो गई तो रेशो कम आएगा, मतलब वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर सेकंड मीडियम में स्पीड कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है रेशो जो होगा, यानी जो वैल्यू आएगी निकल कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, जिसे शॉर्ट में RI बोला जाता है, वो 1 से ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को एक वैल्यू मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि ये मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट का ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपली क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, पहला मीडियम, और दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, मतलब एक रेशियो निकाल रहे हैं, एंड दैट रेशियो इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। देखो इसके लिए हम लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने इधर अब आपको पूरा इतना लंबा एक सेंटेंस टाइप लिख के दिखाया है। तो अगर हम लोग को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो हम लोग इतना लंबा तो लिखेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, मतलब इस फॉर्मूले को, तो इसलिए शॉर्ट में भी लिखा जाता है। इस शॉर्ट में कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग इधर समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मीडियम के साथ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं, और ये हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है वो सेकंड मीडियम का निकालना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। मेरी लैंग्वेज को प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें अगर नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं इधर आपको एक फार्मूला से निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इधर निकाल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इधर आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का निकालना है, तो मैं 2 पहले लिखूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इस तरीके से हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा कि मैं फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा है, सेकंड मीडियम का। अब इसे कैसे लिखेंगे आगे फॉर्मूले में, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इस तरीके से सिंपल, एकदम सिंपल है।
तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फार्मूला बन गया। किसका? फर्स्ट मीडियम हम लोगों ने किसका निकाला इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का। ठीक है ना, तो इधर मैंने साफ साफ लिखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसे पहले लिखना है वैल्यू को, नंबर 2 पहले का दूसरे का निकालना, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ? पहले के, तो इसलिए V1/2। जिसका निकालना है वो नीचे आ गया और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ वो ऊपर आ गया। ठीक है, सिंपल है एग्जैक्टली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जैसे कि एक और फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोगों के पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम का मैं निकाल रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ? सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। इस बार थोड़ा उल्टा है, तो अगर उल्टा है तो सीधी सी बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है वो वैल्यू नीचे होगी, तो ऊपर V2 नीचे V1। सिंपल है एग्जैक्टली, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। तो ये हमारे पास सेकंड हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग हो गई। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं जिससे कोई परेशानी ना रहे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का निकाल रहे हैं, सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का निकाल रहे हैं। इधर सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका निकलेगा वो पहले आएगी वैल्यू। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होता है हमें नीचे लिखनी होती है वैल्यू। ठीक है, वो हमें नीचे लिखना है, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो चलिए एब्सोल्यूट की बात करते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करना है या होता क्या है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो मैंने शॉर्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, RI। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर। सिंपल यही बात है, एयर के कंपैरिजन में निकालेंगे या एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। देखो एयर और वैक्यूम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम इनके रिस्पेक्ट में जब हम लोग किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं then that refractive index is known as absolute refractive index। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको बाय फॉर्मूला इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर n से, तो ये हमारे पास आ गया n। ठीक है, n इज इक्वल्स टू, देखो स्पीड ऑफ लाइट को मैं इसमें रिप्रेजेंट करूँगा c से। ठीक है ना, c और डिवाइडेड बाय, मतलब इसके अपॉन में आ गया हमारे पास v। अब देखो इसको समझते हैं क्या है इसके अंदर। एक मीडियम, मैंने क्या बोला आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। देखो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो वैल्यू बाद में आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इधर हम लोगों के पास क्या है, वैल्यू बाद में कौन सी है? एक, तो मैंने इसके एक के रिस्पेक्ट में निकाला था सेकेंड का। ठीक है, तो किसका निकाल रहा हूँ मैं इधर? अब v का निकाल रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? c के रिस्पेक्ट में। देखो c और अपॉन v, पहले मैं इधर आपको बता देता हूँ c है क्या। c है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है ये हमारे पास। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास कहाँ? वैक्यूम में। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट c है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी जो हमारे पास जिस मीडियम का हम लोग को निकालना है वो हम लोगों ने इधर v से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, बस v से लिख दिया है, v मतलब स्पीड। अब किस मीडियम में? वो कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी दूसरा मीडियम। लेकिन एक मीडियम हमारे पास या तो एयर होगा या हमारे पास वैक्यूम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट लिख दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सी के रिस्पेक्ट में मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है लाइट की, ये फिक्स रहेगी हमेशा। ठीक है, तो ये फिक्स रहेगी ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू हमेशा चेंज होगी। ठीक है, और इसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ये भी सिंपल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
पूरी लैंग्वेज आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। हाँ, आप लोगों को फॉर्मूले समझना है, अदरवाइज नोट्स में पूरी बुक छप जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ नोट्स में समझना है कि एग्जैक्टली पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते चले जा रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों ने निकाली ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या निकाला, स्पीड ऑफ लाइट। तो वैक्यूम या एयर हमारे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे वैक्यूम या एयर को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम लोग किसकी स्पीड निकाल रहे हैं, इसकी निकाल रहे हैं, इस वाली वैल्यू की, ठीक है ना। ये हमारे पास दूसरा मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, लेकिन ऊपर वाली हमेशा वैक्यूम होगा या एयर होगा। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ये वैक्यूम होगा या एयर होगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको इधर बता दिया है, ये हमेशा वैक्यूम होगा या एयर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। सिंपल था एकदम, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी इसके अंदर। अब कुछ इसके अंदर समझ लेते हैं नई नई चीज़ें जो हम लोगों ने अब तक सारी चीज़ें समझी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर करके देखते हैं जिससे हम लोगों को न्यूमेरिकल में मदद मिले। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास एक मीडियम का है और दूसरे मीडियम का भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब एक मीडियम है ये वाला हमारे पास। जैसे कि मैंने इधर आपको दिखाया है N12 या N21, कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है। तो N12 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से निकाल रहा हूँ, हाँ। और N21 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फार्मूला हो गया इसके लिए। तो देखो इस फार्मूले में क्या चेंज है, ये वैल्यू जो V1 वाली थी वो नीचे आ गई और V2 वाली ऊपर चली गई। इस फार्मूले के अंदर देखो V1/V2 था, इधर V2/V1 हो गया। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। मतलब अगर देखो ये मॉडिफिकेशंस टाइप समझ सकते हैं, इसके अंदर इनोवेशन हो गया एक टाइप का, ठीक है। N12 है, N12 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1/N21। ये मॉडिफिकेशन आ गया इसके अंदर। कैसे, देखो N12 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, V1/V2, हाँ सॉरी, N12 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था V2/V1, हाँ V2/V1 था। और N21 का क्या था, V1/V2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब 1/V1/V2, तो वो ऑटोमेटिकली V2 ऊपर चला जाएगा और V1 नीचे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल, ठीक है ना। मैथ्स के हिसाब से ऊपर चला जाएगा, सिंपल है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर, जब हम एक मीडियम को दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, मतलब पहले हम लोग फर्स्ट मीडियम का निकाल रहे थे सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में, और इधर हम लोग सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो मीडियम इधर दो ही है और वही मीडियम है दो, बस रिस्पेक्ट में चेंज हो गए। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द जो दूसरा मीडियम है, वो मीडियम्स चेंज हो गए, ठीक है ना, आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो इसलिए इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे के। तो इधर पहला मॉडिफिकेशन हम लोगों ने इधर देखा, पहला हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर आया इन सारी स्टडीज़ को करने के बाद, ठीक है। अब अगली चीज़ देखो हमारे पास क्या है, और देखो मैंने जैसे कि अभी आपको बोला हम लोग पूरी लैंग्वेज में लिख रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने इधर शॉर्ट कर दिया। अगर हम इसको और शॉर्ट कर दें तो क्या होगा, इसको और शॉर्ट भी किया जा सकता है। अब देखो किस तरीके से कर सकते हैं। एक मीडियम हमारे पास पहला मीडियम है, मान लेते हैं इफ़ वी हैव फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा, ये हमारे पास N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इधर इसे। तो यहाँ हमारे पास होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम के लिए मैं इधर लगाऊंगा 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसके रिस्पेक्ट में वो ऊपर और जिसका निकाल रहा है वो इधर। तो इस तरीके से मैं इधर लिख भी देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिंपल है एकदम, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तीसरी इसके अंदर हमारे पास आ गई, इसी को एक तरह से उल्टा करके देख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर और जिसका निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इधर। तो सिंपल इधर भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग और भी शॉर्ट करके इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इधर दिखाया।
तो इस तरीके से हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट आ गए। अब देखो मैं इधर आपको एक और मॉडिफिकेशन, एक और निकाल के दिखाता हूँ कंक्लूजन, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोगों ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए न्यूमेरिकल्स के लिए। सिर्फ इतना कुछ किस लिए किया है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए। एक और है हमारे पास, जैसे कि पहले मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। देखो ये दो चीज़ें मैंने इधर लिखी, इन्हीं के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। इधर हमारे पास पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर हमारे पास सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मैं इन दोनों को ही आपस में, इन दोनों का ही अगर मैं रेशियो निकालूं तो मुझे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, पहले मीडियम का और दूसरे मीडियम का। नहीं आया समझ में? देखो इसमें क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में था, ठीक है, इस तरीके से लिखा। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इस तरीके से लिखा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो मैं इन दोनों का यूज़ करके निकाल सकता हूँ। कैसे अभी देखेंगे, चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूँगा, देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। फर्स्ट मीडियम वाला जिसका हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है वो वैल्यू हम लोग कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाते थे, ठीक है ना, वो वैल्यू हम लोग नीचे लगाते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या होगा, जिसका हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जैसे मुझे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड, मुझे फर्स्ट का निकालना है। फर्स्ट मीडियम कौन सा है, ये वाला था, ठीक है। अब फर्स्ट मीडियम के लिए कहाँ वैल्यू थी, ये वाली थी, तो ये वैल्यू मुझे इस बार ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और एयर, ठीक है। मतलब मैं इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके, जो पहले से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी, इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करके मैं दूसरे मीडियम का भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मुझे इसके लिए दो वैल्यूज़ चाहिए होंगी और इसी तरीके से चाहिए होंगी। मतलब यहाँ एयर है तो यहाँ पे भी एयर, ऐसा नहीं कि इधर एयर है और इधर ग्लास है मीडियम और मैंने निकाल दिया, तो नहीं निकल सकता। यहाँ मीडियम सेम रहना चाहिए, जैसे इधर एयर है और इधर भी एयर है। यहाँ मीडियम आपके पास बेशक अलग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मीडियम सेम रहेगा ही रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, ठीक है। और इधर आएगा सेकंड एन और इधर एयर। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे हम लोगों को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, निकल जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम निकल गया। फर्स्ट मीडियम वाला ऊपर है इस बार, और जिसका निकाल रहे हैं वो इधर ऊपर है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है वो इस बार नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो ये सारी बातें हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो फ्रेंड, जो डायमंड होता है उस डायमंड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका भी होगा, सिंपल सी बात है। एक मीडियम से लाइट आई और डायमंड के अंदर जाएगी, मतलब डायमंड दूसरा मीडियम हो गया हमारे पास। ये डायमंड से निकल के किसी तीसरे मीडियम के अंदर जा रही है, तो दो मीडियम हमारे पास होने ही चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। तभी, क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना तभी तो है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं तो रिफ्लेक्शन में होता, ठीक है। तो यहाँ दो मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है वो हाईएस्ट होता है टिल डेट, मतलब जब तक उसकी डेट नहीं निकली, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाईएस्ट होता है। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसका डायमंड का, वो होता है 2.42। कम से कम देखो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं अलग अलग मीडियम्स के, ठीक है। लेकिन हम लोग को कम से कम डायमंड का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना भी पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो पहले से लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI ऑफ डायमंड इज 2.42। 2.42 देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक रेशो है, दोनों में आपस में कंपैरिजन करके वो वैल्यू कट जाती है, तो इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारे पास 2.42 है, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ, 2.42 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 1/2.42 टाइम्स
घट जाएगी डायमंड के अंदर जाकर वैक्यूम के कंपैरिजन में। देखो वैक्यूम में मैंने आपको क्या बोला था, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर जाती है वैक्यूम के अंदर, ठीक है। लेकिन डायमंड के अंदर जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम्स घट जाएगी। मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो हो जाएगी 2.42 टाइम्स डिक्रीज इन डायमंड, ठीक है। मतलब लाइट की जो स्पीड है वो 1/2.42 टाइम्स डिक्रीज, मतलब इतनी टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। किसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो रही है ये, देन इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो जो है वो 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मतलब उस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को 2.42 से डिवाइड कर देंगे तो जो स्पीड निकलेगी वो स्पीड होगी हमारे पास डायमंड की, और डायमंड के अंदर लाइट की, ठीक है ना। तो इतनी स्पीड घट जाएगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ़र्क ये पड़ता है। अभी आपको समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने क्यों पढ़ा। वो इसलिए पढ़ा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट की स्पीड कम हो जाती है। वो कम क्यों हो जाती है या बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है या क्यों कम हो जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकला वो हम सब ने समझ लिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ़र्क किसके ऊपर पड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर पड़ता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में बढ़ सकती है, लेकिन लाइट वैक्यूम से ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, कहीं आप सोचें कि अगर 1 से कम आ रही है वैल्यू तो वैक्यूम से ज़्यादा तेज़ चली जाएगी, नहीं। क्योंकि वैक्यूम वो स्पेस होता है, वो जगह होती है जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट होती है, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम ही नहीं है। वैक्यूम के अंदर कोई दूसरा मीडियम नहीं है, मतलब एयर भी नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है जो उसको रोक सके। तो इसलिए मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होती है, और इससे वैल्यू नहीं मिल सकती, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं मिल सकती लाइट की। तो ये हमारे पास होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सारी बातें अब तक हम लोगों ने जो समझा। अब हमारे पास आता है मीडियम। देखो मीडियम हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक होगा डेंसर और एक होगा रेयरर, ठीक है। तो मैं इधर आपको मीडियम्स के बारे में बताऊंगा। देखिए एकदम बेसिक है ये सारी चीज़ें जो हम लोग इधर समझ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं लॉज के साथ, फिर हम लोग इसके अंदर इमेजेस भी बनानी है। तो एक हमारे पास डेंसर मीडियम होगा, एक होगा हमारे पास रेयरर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीज़ अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे देखिए, तो आपको समझ में भी आएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ तक आके ये सारी चीज़ें मीडियम में भी देखने को मिलेंगी थोड़ी सी, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे मीडियम्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला एक डेंसर मीडियम होगा, एक रेयरर मीडियम। 2 तरह के मीडियम होंगे जिनमें लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो एक मीडियम में देखो आउट ऑफ 2 गिवन मीडिया, 2 मीडिया हम लोग को दिए हुए हैं, उन 2 मीडिया में से एक मीडिया जो आएगा उसकी वैल्यू हायर होगी। किसकी, मतलब उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वो हायर होगी। मतलब एक मीडियम ऐसा होगा जिसमें हायर वैल्यू होगी, किसके कंपैरिजन में, दूसरे मीडियम के कंपैरिजन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ, जैसे मैंने समझाया था आपको एयर और वाटर। एयर और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगी एयर के कंपैरिजन में। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है दैट मीडियम इज़ डेंसर, ठीक है। तो इधर मैं सिंपली आपको लिख के दे सकता हूँ। तो डेंसर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, मोर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लेस, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी और इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। तो इसी बेस पे हम लोगों ने बोला ये मीडियम डेंस है और ये मीडियम रेयरर होगा। तो उधर एयर की वैल्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे, तो इसलिए वाटर जो हो गया वो डेंसर मीडियम हो गया और एयर क्या हो गया, रेयरर हो गया, ठीक है। तो इधर हमारे पास इस तरीके से 2 मीडियम बन जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा फिनोमेना एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या होता है।
देखो हमारे पास ये एक इंटरफेस हो गया, ठीक है, दो मीडियम्स का इंटरफेस हो गया। मान लेते हैं ये मेरे पास एक रेयरर मीडियम है, ये मेरे पास एक डेंसर मीडियम है। और यहाँ मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दो एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ मेरे पास डेंसर मीडियम है और यहाँ मेरे पास रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा। मैं आपको एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास हो गया इसके अंदर नॉर्मल, ये हमारे पास हो गया इसके अंदर नॉर्मल। तो इस तरीके से मैंने इधर नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, लाइट आएगी, मान लेते किसी एक सोर्स से लाइट आई, कोई भी सोर्स हो सकता है, लाइट आई, ये इंसिडेंट रे हो गई हमारे पास। ठीक है, अब ये इंटरफेस आके जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ रेयर मीडियम से लाइट आई, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था इस मीडियम का। तो इधर इसलिए मैं इधर मान लेता है हमारे पास है इधर एयर, ठीक है, और इधर है हमारे पास वाटर। ठीक है, एयर से लाइट आई और वाटर के अंदर जा रही है। और इधर है हमारे पास मान लेते हैं ग्लास, और इधर है हमारे पास वाटर। ठीक है, तो ग्लास और वाटर का कंपैरिजन इधर हमारे पास। तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गए हमारे पास। ठीक है, एयर रेयर है और ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, अब लाइट आई, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे को देखो रेयरर मीडियम से डेंसर में जाएगी। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ देखो लाइट वैक्यूम से डायमंड में जा रही थी, वैक्यूम से डायमंड में गई थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना था, इतना था, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई, इतनी डिक्रीज हो गई 2.42 टाइम्स, क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही था। ठीक है, अभी हम लोग को इधर नहीं पता कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कि कितनी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। देखो घटेगी, क्योंकि इधर इस बार डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, स्पीड घटेगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक से तो ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो स्पीड घटेगी, लेकिन कितनी घटेगी ये नहीं पता है हम लोगों ने, क्योंकि वाटर का हमें नहीं पता अभी। ठीक है, तो अगर स्पीड घटेगी तो सीधी सी बात है, ये जो नॉर्मल है, जो मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है, इस लाइट को जाना तो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जाना इस तरीके से था इसको, लेकिन अब ये इस तरीके से ना जाकर इस तरीके से इसकी ओर बैंड हो जाएगा। तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से पूरी कहानी। इसके अंदर ये थी हमारे पास इंसिडेंट रे और ये हमारे पास होगी रिफ्रैक्टेड रे। सिंपल, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर समझते हैं कहानी। डेंसर मीडियम मतलब पहले से ही डेंस मीडियम से होके हुई आ रही है लाइट, इस तरीके से आ रही है। जाना कैसे है इसको, इस तरीके से आगे ट्रैवल करना है लाइट को। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, इसको लिख लेते हैं आई इंसिडेंट रे। ठीक है, जाना इसको इस तरीके से, जैसे मैंने आपको डॉट डॉट में दिखाया अभी, जैसे कि इधर जाने वाला था, इसको इस तरीके से जाना था, लेकिन गई ऐसे, झुक गया, क्योंकि डेंसर मीडियम में गया था, रेयर से डेंसर। अब यह डेंसर से रेयर में जा रहा है, मतलब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इधर कम है, इधर ज़्यादा है। अब इधर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट इसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टिपिकल लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ऐसे न जाकर अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होते हुए जाएगी। तो इस तरीके से बैंड हो जाएगी इस बार, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, नॉर्मल ये था हमारे पास। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको आज समझाने चाहता था, आप लोगों ने समझा। तो हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे, कौन कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से पूरा रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा, स्नेल्स लॉ देखा हम लोगों ने, और एक बेसिक लॉ भी देखा जो हम लोगों के अंदर हम लोगों के पास रिफ्लेक्शन के अंदर भी था,
ठीक है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता भी देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखे मेनली मीडियम्स, मीडियम रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी है। थैंक यू।